आज हम बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के अंतर्गत पूंजी बाजार के उपकरण के कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने बात की थी कि पूंजी बाजार होता क्या है। तो पहले बताया जा चुका है, पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहाँ मध्यकालीन और दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ उपलब्ध होती हैं। दीर्घकालीन और मध्यकालीन प्रतिभूतियों के उपकरण कौन कौन से हैं, इन उपकरणों के बारे में आज विस्तृत से परिचर्चा करेंगे। तो इसके उपकरण में शामिल है नंबर 1 सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। केंद्र, राज्य व स्थानीय संस्थाओं द्वारा सरकारी बॉन्ड प्रतिभूतियाँ, ऋणपत्र निर्गमित किए जाते हैं। ये प्रतिभूतियाँ हमेशा दीर्घकालीन होती है, जिन्हें व्यक्ति, बैंक या वित्तीय संस्थाएं क्रय कर सकती है। दूसरी है अंश। अब अंश के बारे में तो हमें पूर्व में ही बताया जा चुका है कि अंश होता क्या है। फिर भी कंपनी अधिनियम में धारा 2/46 में अंश की परिभाषा दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अंश से आशय कंपनी की अंश पूंजी के उस अंश से है जिसमें स्कंद को भी सम्मिलित किया जाता है, जब तक अंश व स्कंद में स्पष्ट या गर्भित रूप से अंतर न किया जाए। कंपनी अधिनियम की ही बात करें तो कंपनी में अंश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इक्विटी अंश, जिसको हम समता अंश बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश, जिसको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। दोनों का मीनिंग बताया गया है कि इक्विटी शेयर होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। तो इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जिसे लाभ और लाभांश प्राप्त करने का पूर्व में अधिकार नहीं होता। यदि कंपनी को लाभ होगा तो कंपनी अपनी इच्छा अनुसार देगी, और लाभांश प्राप्त करने में पूरी रिस्क रहती है इन शेयर्स में। जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी वो अंशधारी होते हैं जिन्हें लाभांश प्राप्त करने का पूर्व में अधिकार होता है, और इनका अधिकार हमेशा सुरक्षित रहता है। कंपनी को लाभ हो, कम हो, ज़्यादा हो, कितना भी हो, पूर्वाधिकार अंश जब भी जारी किए जाते हैं, लाभांश की दर पूर्व में निर्धारित होती है। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर की एंट्री करते हैं अकाउंटिंग में, तब हम लिखते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर। 8% उसके साथ लिखे रहते हैं, और वो परसेंटेज के हिसाब से लाभांश देना कंपनी का दायित्व होता है, और कंपनी को उन पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश सबसे पहले देना होगा, चाहे लाभ हो चाहे नहीं हो। तो जो अंशधारी जिनको लाभांश प्राप्त करने का पूर्व में अधिकार नहीं होता है, वो सब इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश के मामले में कोई पूर्व में अधिकार नहीं होता है, इसलिए हमेशा ये रिस्क जोखिम में काम करते हैं। अब पूर्वाधिकार जो अंशधारी होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों में भी कई कैटेगरीज हैं। जैसे नंबर 1 संचयी पूर्वाधिकारी। अब संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी वे होते हैं जिन्हें किसी भी वर्ष कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं की जाती है, तो वर्ष का लाभांश भविष्य में होने वाले लाभ में से दिया जा सकता है। यानी इस वर्ष लाभ नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर 2 साल का शामिल दे देंगे, कॉमुलेटिव हो जाता है, जुड़ जाता है, 3 साल का साथ दे देंगे, तो वो संचयी पूर्वाधिकार कहलाता है। संचयी का मतलब संचयी होता चला जाता है यदि कंपनी को लाभ नहीं हुआ होता है। दूसरा होता है असंचयी। असंचयी का मतलब है कि इस वर्ष यदि लाभ हो गया तो मिल जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर मान लीजिए इस वर्ष लाभ नहीं हुआ तो कंपनी लाभांश नहीं देगी, भले ही वो पूर्वाधिकार है, लेकिन वो असंचयी है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और अगले वर्ष कंपनी अगले वर्ष का देगी, लेकिन संचयी में कैरी फॉरवर्ड होकर 2 वर्षों का साथ देगी। तीसरा होता है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित अवधि के पश्चात इक्विटी अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। होते तो प्रेफरेंस शेयर हैं, लेकिन उनको इक्विटी में ट्रांसफर करने का अधिकार होता है, वो कहलाते हैं परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। चौथा है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, यानी होते पूर्वाधिकार है लेकिन उन्हें किसी प्रकार का परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। पांचवा है विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जो निश्चित अवधि के बाद विमोचन या शोध, यानी जिसको अपन रिडेमेबल बोलते हैं, जो शोधन कर देना, करने की अनुमति दी जाती है कि एक निश्चित अवधि तक हम रखेंगे, इसके बाद में इसका हम रीपेमेंट कर देंगे, वो विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिन्हें विमोचन करने का कोई भी गारंटी नहीं होती, और न ही कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई कमिटमेंट होता है कि हम इनका विमोचन करेंगे, वो अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। उसके बाद अगला है भागयुक्त या अभागयुक्त।
अब भागयुक्त अभागयुक्त क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश कंपनी द्वारा समस्त प्रकार के लाभ बांटने के पश्चात बचे हुए लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, वो भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। यानी जब अंश जारी किए गए उस समय लाभांश की जो दर निश्चित कर ली गई वो तो लाभांश मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा कंपनी ने यदि अतिरिक्त कोई लाभ कमाया है तो अतिरिक्त लाभ में भी ऐसे अंशधारी लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। जो अंशधारी इस प्रकार के लाभ में हिस्सा रखते हैं उन्हें भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, और अतिरिक्त लाभ में से जो हिस्सा नहीं रखते वो अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी कहलाते हैं। ये पहले थी सरकारी प्रतिभूतियाँ, दूसरा था अंश। तीसरे बात करते हैं ऋण पत्रों के ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र पूंजी बाजार में ऋण पत्र बॉन्ड लोकप्रिय है। ऋण पत्र ऋण को स्वीकार करने पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है, जिसमें स्वीकार की जाने वाली राशि, ब्याज की दर, तिथि का उल्लेख होता है। निश्चित समय पर मूल राशि वापस करने का एक अनुबंध होता है। डिबेंचर एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जिसमें पेमेंट की बात कही जाती है। कंपनी अधिनियम की धारा 2/12 में स्पष्ट किया गया है कि ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड तथा अन्य प्रतिभूतियों को ऋण पत्रों में शामिल किया गया है, जबकि वे संपत्ति पर प्रभार उत्पन्न करे या न करें। संपत्ति में कोई भी उनका प्रभार हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो ऋण पत्र कहलाएंगे। अब ऋण पत्रों के भी प्रकार दिए गए हैं। ऋण पत्रों में पहला है शुद्ध ऋण पत्र। शुद्ध ऋण पत्र एक निश्चित तिथि को शुद्ध होते हैं, यानी जिसकी परिपक्वता की डेट तय होती है, उस डेट को मैच्योर हो जाएंगे। अशुद्ध, जिसमें कोई भी जीवन काल में वापस नहीं दिया जाएगा, बस वो बॉन्ड आप उसके उठाते रहो, डिविडेंड, लाभांश, इंटरेस्ट जो भी मिलता है। अंशों पर डिविडेंड मिलता है, ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है। रक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न रखते हैं, जो कंपनी की संपत्तियों पर भी उनका राइट होता है। अरक्षित वो होते हैं जिनकी कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभार नहीं होता। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वो होते हैं, ऐसे ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं, इन पर मूलधन व ब्याज का भुगतान किया जाता है, वो रजिस्टर्ड कहलाता है। वाहक ऋण पत्र वो होते हैं जो केवल हस्तांतरण से पूर्ण हो जाते हैं, ब्याज व मूलधन का भुगतान वाहक को हो जाएगा। परिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जो ऋण पत्रों पर समता अंशों में परिवर्तन की सुविधा रहती है। ऐसे ऋण पत्र होते हैं जो समता अंशों में परिवर्तित हो सकते हैं, वो परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जो किसी भी प्रकार में परिवर्तन की सुविधा नहीं होती, और जैसे डिबेंचर है, डिबेंचर ही रहेंगे, जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड है, संचयी बॉन्ड है, सुरक्षित प्रीमियम बॉन्ड है, आदि आदि। ठीक। इसके बाद और भी कई प्रकार के छोटे मोटे और होते हैं जिनकी अपन बात करेंगे। ऋण पत्र पूरे हो गए। ऋण पत्र के बाद में इनोवेटिव। तो इनोवेटिव में हम देखते हैं कि आजकल पूंजी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, अंशों, ऋण पत्रों के अलावा नवोन्मेषी, जिसको उपकरण इनोवेटिव बोलते हैं, ये क्या होते हैं? पूंजी बाजार में पिछले एक दशक में कोई न कोई उपकरण प्रस्तुत हो रहा है। इन उपकरणों के साथ साथ पूंजी बाजार का विकास भी हुआ है। विभिन्न वर्षों के प्रारंभ किए गए उपकरणों जैसे कई प्रकार के इनोवेशन हुए हैं। इन इनोवेशन में पहला है विकल्प। अब विकल्प, दूसरा है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, तीसरा है स्वैप्स। ये इस तरह के नए इनोवेशंस होते रहते हैं। अब इन तीनों इनोवेशंस की अपन बात करें तो पहला होता है विकल्प। विकल्प बेसिकली एक समझौता होता है जो अधिकार को सूचित करता है, किंतु विशिष्ट वित्तीय उपकरण को एक निश्चित मूल्य पर या पहले या भावी दिनांक को खरीदने या बेचने का दायित्व नहीं होता। जो उसमें कट ऑफ डेट दे रखी है, मैच्योरिटी डेट दे रखी है, उससे पहले खरीदने और बेचने का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, एक ऑप्शन राइट होता है जो ऑप्शन को राइट करता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। दूसरा है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में क्या होता है? मूल्यों में उच्चावचन के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो गया, तो किसी भी प्रकार की अगर हानि हो जाए तो उस हानि से बचाने की सुरक्षा प्रदान करता है। और ये बाजार की जितनी भी प्रकार की जोखिमें होती है उसके विरुद्ध लड़ने में भी काम आता है। तीसरा है स्वैप्स। स्वैप्स क्या होते हैं? स्वैप्स भी दो पक्षों के बीच एक अनुबंध होता है।
इसमें नकद प्रवाह, वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय दायित्वों का विनिमय किया जाता है, जो कि पूर्व निश्चित तिथि के लिए होता है। कोई एक पक्ष अनुबंध को अंतिम भुगतान से पहले निरस्त कर सकता है। स्वैप्स में स्पॉट्स एवं फॉरवर्ड सौदे एक साथ किए जाते हैं और ये आवश्यकता अनुसार आधारित शर्तों का सौदा माना गया है। स्वैप्स एक लोकप्रिय वित्तीय डेरिवेटिव है जो ब्याज व विनिमय दर को बढ़ाता है तथा विदेशी विनिमय दर को बताने में फर्म, कंपनी या निगम की सहायता करता है। इसके बाद 5वां है ऋण। पूंजी बाजार में ऋण एक उपकरण माना गया है। ऋण पूंजी बाजार में ऋण बाजार की विकास की गति धीमी रही है। ऋण बाजार में कई प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है। इसमें सरकारी ऋण, कंपनी ऋण, गृह ऋण, उपभोक्ता ऋण, बंधक ऋण, बैंकों के ऋण, ग्रामीण ऋण आदि। इन ऋणों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता होती है। इन ऋणों में कई ऋण सम्मिलित हैं मोटा मोटा। और लास्ट है विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय क्या होता है? जब भारतीय कंपनियों ने विदेशी पूंजी बाजार में 5 से 9 वर्षों के लिए कई वित्तीय उपकरण जारी किए हैं। इनमें विदेशी पूंजी बॉन्ड, विदेशी मुद्रा नोट्स, यूरो करेंसी बॉन्ड्स, परिवर्तनशील बॉन्ड्स, विश्व जमा रसीद आदि प्रमुख हैं। इसमें ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको GDR बोलते हैं, यूरो करेंसी भी होती है, येन की बॉन्ड भी होता है, समरल बॉन्ड भी होते हैं। ये इस प्रकार से पूंजी बाजार के उपकरणों में निम्न को सम्मिलित किया गया है। इसी कंसर्न में आगे हम देखेंगे, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर बताइए। तो देखिए, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में सीधा सीधा अंतर समझ में आता है। पहला है प्रतिभूतियाँ। तो मुद्रा बाजार में जो कुछ भी बात कही जाती है वो अल्पकालीन प्रतिभूतियों की बात होती है। अगर आप इसमें बात करें तो ये अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ होती हैं। एक सेकेंड। अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ होती है, इसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ होती हैं। इसमें अवधि 1 वर्ष की होती है, इसमें अवधि 20 वर्ष तक की होती है। इसके उपकरण में विनिमय बिल है, ट्रेजरी बिल है, व्यापारिक वित्त है, याचना पत्र है, प्रमाण पत्र है, अंतर बैंकिंग आदि शामिल होते हैं। इसमें अंश है, ऋण पत्र है, बॉन्ड है, बोनस है, सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, अधिकार अंश है, पारस्परिक कोष है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके उद्देश्य अल्पकालीन आवश्यकताओं के होते हैं, इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं के होते हैं। इसमें भाग लेने वाली संस्थाओं में फर्म है, कंपनी है, निगम है, सरकार है, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। इसमें भाग लेने में सरकार खुद होती है, निगम होती है, व्यापारिक बैंक होते हैं, जीवन बीमा, LIC, सामान्य बीमा, स्कंद आदि सब सम्मिलित होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला बात करेंगे अपन मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में संबंध। तो संबंधों की जब बात करते हैं तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में आपसी संबंध है जो निम्न कारणों से स्पष्ट है। नंबर 1, भाग लेने वाली संस्थाएं। अधिकांश वित्तीय संस्थाएं दोनों बाजार में सक्रिय रहती है, जो पूंजी बाजार में भी होगी, मुद्रा बाजार में। विनियोगकर्ता अल्पकालीन भी चाहिए होता है, दीर्घकालीन भी चाहिए होता है, इसलिए उनको दोनों प्रकार की आवश्यकताएं होती है। कोष की प्राप्ति की बात करें तो आवश्यकता अनुसार मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार में ऋण प्राप्त कर कोषों में वृद्धि की जा सकती है। कभी अल्पकाल का हो सकता है, कभी दीर्घकाल का हो सकता है। ब्याज दरों के प्रभाव की बात करें तो मुद्रा बाजार में ब्याज दर प्रभावित पूंजी बाजार की ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है। यदि मुद्रा बाजार में ब्याज दर घटती बढ़ती है तो पूंजी बाजार में भी प्रभाव पड़ेगा। यानी एक बाजार में अगर ब्याज दर घटेगी बढ़ेगी तो उसका प्रभाव दूसरे बाजार में भी देखने को मिलेगा। अल्पकालीन दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में परिवर्तन। जब ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, जमा प्रमाण पत्र, अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ परिपक्व अवधि, दीर्घकालीन अवधि में परिवर्तित होती है तो मुद्रा बाजार ऑटोमेटिकली पूंजी बाजार में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आज के लेसन में हमने देखा कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच में संबंध क्या है, दोनों में अंतर क्या है और इसके उपकरण क्या है। उपकरणों की पहले बात की, उसके बाद में हमने दोनों में अंतर किया और उसके बाद में दोनों में संबंध बताया। आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद। हाँ, आपकी गर्दन बहुत सख्त है।